चलिए अगला टॉपिक है भारत में संसदीय लोकतंत्र से विपथ गमन। भारत में संसदीय लोकतंत्र से विपथ गमन। विपथ गमन का अर्थ होता है मूल पथ या रास्ते से भटक जाना। मूल पथ या रास्ते से भटक जाना, यह है विपथ गमन। अक्सर जीवन के लक्ष्य उद्देश्य कुछ और होते हैं और कई बार गलत संगत में पड़ के कुछ भटक जाते हैं रास्ते से। दिल्ली आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, लेकिन पता लगा बत्रा पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। और तो कई बार गलत संगत में पड़ के जब रास्ते से भटक जाएं तो वही है विपथ गमन। तो माँ बाप ने किसी और चीज़ के लिए भेजा है और यहाँ कुछ और करने लगे, तो जब मूल रास्ते या पथ से भटक जाएं, अक्सर आंखें 2 से 4 हो जाती हैं लोगों की, तो पढ़ाई लिखाई फिर एक तरफ रह जाती है और कुछ दूसरे ही रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो विपथ गमन है। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र भी कुछ गलत संगत में, कुछ गलत हाथों में पड़ गया और इसलिए ये भी अपने मूल रास्ते से कहीं कहीं भटका हुआ सा दिखाई देता है। तो उसी को हमने कहा है भारत में संसदीय लोकतंत्र से विपथ गमन। तो कुछ ऐसे मुद्दे जहां संसदीय लोकतंत्र की मूल विशेषताओं या मूल भाव से भटकाव की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम अभी बात करके आए हैं कि 2 प्रधान होंगे, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का या नाम मात्र का प्रधान होगा और जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक प्रधान होंगे। लेकिन अगर पूरे पिछले 75 साल का विश्लेषण करें तो कई बार हमारे देश में राष्ट्रपति की सक्रियता देखने को मिली है। राष्ट्रपति जब सक्रिय होते हैं तो फिर वो नाम मात्र के शासक नहीं रह जाते, मतलब जो मूल विशेषता है उससे विचलन या भटकाव होता है। के.आर. नारायणन को अब तक का सबसे सक्रिय राष्ट्रपति माना जाता है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने उनका नाम ही रखा है एक्टिव प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट। कई कारण थे, अब हमें बहुत डिटेल में उस मुद्दे को जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पिछले काफी समय से, स्पेशली जो ये इधर 7-8 साल का समय देखें, तो अब ये एकदम डेड टॉपिक है प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म या राष्ट्रपति की सक्रियता। लास्ट हम देखते हैं कि जब एपीजे अबुल कलाम राष्ट्रपति थे तब तक ये मुद्दा प्रचर्चित था हमारे देश में राष्ट्रपति की सक्रियता का। जब से 2007 में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी उसके बाद से ये मुद्दा लगभग डेड हो गया। तो अब ये हमारे लिए उपयोगी टॉपिक नहीं है, तो इसलिए बहुत डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी। लेकिन हमने कहा पूरे 75 साल में कई बार ऐसा हुआ कि जब राष्ट्रपति ने अपने नाम मात्र की भूमिका से बाहर निकलने का प्रयास किया, जब मोदी प्रधानमंत्री बने 14 में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, तब भी शुरुआती दिनों में थोड़ा उन्होंने सक्रिय होने का प्रयास किया। बाद में फिर ट्यूनिंग अच्छी हो गई और उन्होंने भी फिर अपना वो जो नाम मात्र वाली भूमिका थी वही निभाई। और अगेन उसके बाद देखें तो फिर कोविंद राष्ट्रपति बने और वर्तमान राष्ट्रपति, तो अब तो फिर अगेन वो मुद्दे डेड हैं राष्ट्रपति की सक्रियता वाले।
तो जब राष्ट्रपति सक्रिय होते हैं उसका मतलब ही है कि अपनी निर्धारित भूमिका से बाहर निकलने की कोशिश। न्यायिक सक्रियता में जैसा मैंने बताया कि न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं जब वो बढ़ाएगी, जो निर्धारित भूमिका है जब उसके बाहर निकलेगी तो न्यायिक सक्रियता। सेम यहां राष्ट्रपति की सक्रियता कि निर्धारित भूमिका है नाम मात्र के शासक की, लेकिन जब वो वापस निकले, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से अपेक्षा की गई है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कभी उल्टा हो जाए कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेने की जगह उसे सलाह देने लगे, तो नेचुरल सी बात है, हम कहेंगे कि राष्ट्रपति तो बड़े एक्टिव हो रहे हैं, बड़े सक्रिय हो रहे हैं। उदाहरण आप दिल्ली का देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहे इसलिए, लेकिन समझने के लिए आप देख सकते हैं दिल्ली का उदाहरण। राज्यों में आप देख सकते हैं राज्यपाल तो बेहद, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरला हो, तो राज्यों में देख सकते हैं कि कैसे राज्यपाल जरूरत से ज्यादा सक्रिय है। दिल्ली में तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो सीएम को लव लेटर ना लिख रहे हो। अकॉर्डिंग टू सीएम के शब्दों में मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीएम ने कहा है ऐसा। तो जब जरूरत से ज्यादा जो निर्धारित भूमिका है उससे बाहर निकलते हैं तो हम उसे सक्रियता कहते हैं। राष्ट्रपति ने समय समय पर ऐसा दिखाया है। तो ये संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव से विचलन है। उसी तरह से और बहुत सारी बातें। लास्ट पॉइंट एक लिखा है कि राजनीतिक दलों में व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ रहा है। संसदीय लोकतंत्र का सिस्टम क्या बताया मैंने कि पहले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुमत दल का नेता चुना जाएगा, वो पीएम या सीएम बनेगा, उसके परामर्श पे मंत्री। ये सिस्टम है संसदीय लोकतंत्र का। लेकिन आजकल हम लोगों के देश में क्या हो रहा है, चुनाव बाद में होगा, पहले ही बता दिया जाएगा कि पीएम पद के प्रत्याशी मोदी हैं कि। ये अध्यक्षीय शासन का सिस्टम, ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये अमेरिका में होता है ऐसा कि रिपब्लिकन पार्टी के ये प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति पद के और डेमोक्रेट के ये उनके नाम पर चुनाव होता है। आजकल पिछले कुछ सालों से हम लोगों के देश में भी यही हो रहा है। आजकल तो अगर पीएम और सीएम पद के प्रत्याशी की घोषणा न की जाए तो चुनाव हारने का एक बड़ा कारण बन जाता है। और ये सिस्टम संसदीय का नहीं था, ये सिस्टम अध्यक्षीय का है। तो आरोप लगाया जाता है कि धीरे धीरे भारत संसदीय शासन से अध्यक्षीय शासन की तरफ गमन कर रहा है। क्योंकि संसदीय शासन हमारे संविधान के मूल ढांचे का अंग है, तो इसलिए हम किताबों में तो संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार में जरूर ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं कि हम संसदीय से अध्यक्षीय की तरफ गमन कर रहे हैं। पूरी तरह से नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मूल ढांचा है संसदीय लोकतंत्र, लेकिन व्यवहार में चेंज देखने को मिल रहा है। तो राज्यों में भी हो रहा है कि आजकल तो पहले ही व्यक्ति के नाम पे चुनाव होगा कि सीएम पद का प्रत्याशी, और केंद्र में भी वही। तो ये संसदीय लोकतंत्र से भटकाव है। हमने बात की है कि मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होगी, लेकिन हम लोगों के देश में स्पेशली जब गठबंधन सरकारें बनती हैं, गठबंधन या बहुदलीय सरकार मतलब एक से ज्यादा राजनीतिक दलों को मिलाकर बनी सरकार, तो गठबंधन सरकारों के दौर में ऐसा देखा जाता है कि मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका ही रह जाती है, बल्कि वास्तविक कार्यपालिका संचालन समिति जैसी संस्थाएं बन जाती हैं। होता क्या है कि जब सरकार में एक से ज्यादा दल शामिल होते हैं तो उन दलों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसी संस्था बनाई जाती है, और वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका उसके पास शिफ्ट हो जाती है बजाय मंत्री परिषद। महाराष्ट्र में देखेंगे जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, शरद पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, फैसले वहां होते थे, उद्धव ठाकरे तो घोषणा करते थे। बिहार में देख लें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन श्री लालू यादव की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ, तो वहां अभी कोई ऐसी संचालन समिति जैसी संस्था नहीं है बिहार में, लेकिन वो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई थी। सारे महत्वपूर्ण फैसले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद लेती थी, मंत्री परिषद उनकी घोषणा करती थी। तो हमेशा देखेंगे आप, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जब गठबंधन सरकारें बनी हैं तो दलों के आपसी सहयोग के समन्वय के लिए हम संचालन समिति जैसी संस्थाएं बनाते हैं, नाम उनका जो हो, और वो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा प्रभावी भूमिका में आ जाते हैं। तो यहां भी जब जिस सरकार का नाम है मंत्रिमंडलीय सरकार, उसमें मंत्रिमंडल की भूमिका कम हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है, ये संसदीय लोकतंत्र से विचलन है, क्योंकि हमने उसको जो नाम रखा वो उसके अनुरूप ही काम नहीं कर रही है। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। राजतंत्र का तो मतलब है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं नहीं, तो घोषणा तो करेंगे ही भाई, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी तो घोषणा तो की ही जाएगी। बिना उम्मीदवार की घोषणा के कैसे राष्ट्रपति बन जाएगा? वो तो जब राष्ट्रपति बन जाएगा तब नहीं होगा लेना देना, पहले तो होगा ही भाई। किसी एक आदमी को तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारी तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हमारी तरफ से हैं। वो तो बनने के बाद, इवन घोषणा के बाद ही फिर होता है कि अब वो उस दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दें और अब तटस्थ या निरपेक्ष निरपेक्ष हो जाएं। लेकिन जब तक घोषणा नहीं हुई तब तक तो भाई किसी ना किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े ही होंगे वो। तो ये नहीं नहीं, वो गलत नहीं है। घोषणा के बाद जैसे ही वो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बन गए, उसके बाद फिर भाई यशवंत सिन्हा थे तो वो बीजेपी शासित राज्यों में भी गए, उनसे समर्थन मांगने के लिए। पता नहीं है कि कोई बीजेपी वालों ने सपोर्ट नहीं करेगा, फिर भी तो तब फिर हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के फिर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि संचालन समिति जैसी संस्थाएं हावी हो जाती हैं। कई बार हमारे देश में जब योजना आयोग था, अब नहीं है, लेकिन चूंकि हम पूरे 75 साल की बात कर रहे हैं, उसने सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाई। योजना आयोग मंत्री परिषद के फैसलों पे हावी होता था। आजकल आप देखें, नीति आयोग के ऊपर यह आरोप लग रहा है। अभी 2022 मेंस हुआ है, यूपीएससी या यूपी में कंफ्यूज कर रहा हूं, प्रश्न पूछा गया है ये कि वर्तमान समय में नीति आयोग सुपर कैबिनेट की भूमिका में आ गया है, क्या आप सहमत हैं? अभी 15 दिन पहले मेंस हुआ है, यूपीएससी और यूपी 2022 का, दोनों में से कहीं एक जगह प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग है जो सुपर कैबिनेट। तो मंत्री परिषद है कैबिनेट, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है, उसके ऊपर जब कोई दूसरा हावी होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो संसदीय लोकतंत्र का मूल भाव है, हम वहां से भटक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं उससे। और देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री के ऊपर अनावश्यक दबाव या मुख्यमंत्री के ऊपर अनावश्यक दबाव, अगेन गठबंधन सरकार में ऐसा होगा। जब एक से ज्यादा दलों की सरकार होगी, सारे दल पीएम और सीएम के ऊपर दबाव बनाएंगे मंत्री पदों के लिए, उनके बंटवारे के लिए, विभागों के बंटवारे के लिए। तो मैंने क्या बताया कि बहुमत दल का नेता पीएम या सीएम बनेगा, उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी, विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन बहुदलीय सरकार में क्या हो रहा है हम लोगों के देश में कि पीएम और सीएम तय नहीं कर रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, किसे कौन सा स्तर मिलेगा। अगेन, जो सरकार में शामिल दल हैं वो लिस्ट भेजेंगे, हमें इतने मंत्री पद चाहिए है, ये लोग मंत्री बनेंगे, ये विभाग वो देने पड़ेंगे।
तो फिर ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की शक्ति नहीं रह जाती है। अगेन बिहार में देखें जेडी और आरजेडी की सरकार, तो अब आरजेडी तय करेगी कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि हमें ये मंत्रालय चाहिए और इन इन लोगों को आप ये मंत्री बना दीजिए, वो होगा वैसा। क्यों? क्योंकि वो बहुदलीय सरकार है, तो दल जितने दल हैं आपको सबको साथ लेके चलना है, सबके विचारों सबकी भावनाओं का आदर करना है, तो फिर पीएम और सीएम की शक्तियां घट जाती हैं। अगेन देखिए, जिस सरकार का नाम है प्रधानमंत्री सरकार, उसमें प्रधानमंत्री अगर इतना कमजोर हो जाए या मुख्यमंत्री कि अपनी पसंद के लोगों को मंत्री नहीं बना पाए, तो सी बात है फिर ये विचलन या विपथगमन है संसदीय लोकतंत्र से कि जो नाम है उसके अनुरूप काम तो हो ही नहीं पा रहा है कुछ, और नाम रखे गए हैं तो कारण है उनके पीछे, उनकी भूमिका वैसी थी, लेकिन हम लोगों के यहां तो वैसा देखने को मिल ही नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं कि 6 माह की छूट, तो एक तो देखिए यही विचलन हो गया मूल सिस्टम से कि उन्होंने छूट नहीं दी थी, हमने छूट दे दी अपनी परिस्थिति के नाम पे, और सबसे बड़ी बात उसका दुरुपयोग भी खूब होता है हम लोगों के देश में। मैं चर्चा कर रहा था, संविधान के प्रावधान के अनुसार निरंतर 6 माह से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकते बिना सांसद बने या विधायक। अब निरंतर 6 महीने का मतलब एक ये भी है कि 5 महीना 29 दिन मंत्री रहें, 30वें दिन त्याग पत्र दे दें और फिर दोबारा 5 महीना 29 दिन के लिए मंत्री बन जाएं, और ऐसा करके 5 साल में 9 दिन 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और बिना सांसद विधायक बने भी आप मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रावधान है निरंतर 6 महीने से ज्यादा। तो एक तो 6 महीने की छूट, और उस पर भी उसकी गलत व्याख्याएं, उसका मिसयूज। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 6 महीने में लोग चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, और उसके बाद हठ धर्मिता दिखाई कि हम मंत्री और मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। ऐसा भी हुआ हम लोगों के झारखंड में। शिबू सोरेन आज से कई साल पहले मुख्यमंत्री बने, और उनके साथ ऐसा हुआ, विधायक नहीं थे, मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव लड़े, हार गए विधायक का चुनाव, और उसके बाद पद छोड़ने से मना कर दिया। केंद्र में जब 96-97 में देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, बिहार के कुख्यात बाहुबली हुआ करते थे तस्लीमुद्दीन, वो गृह मंत्री थे केंद्र में, उनके साथ ऐसा हुआ, 5 महीना 29 दिन मंत्री रहे, त्यागपत्र दिया, फिर दोबारा बन गए। तो हुए हैं ये सारे काम हम लोगों के देश में। जो हम बात कर रहे हैं कि 6 महीने की छूट का दुरुपयोग, ये विचलन या विपथगमन। और देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अगेन गठबंधन सरकार में इसका भी पालन नहीं होता। सरकार में शामिल दल ही सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना भी करते। अगेन फिर बिहार देख लीजिए, वही जो सुधाकर सिंह की हम बात कर रहे हैं, या कि सरकार में शामिल हैं आप, मंत्री हैं, मतलब सरकार के हर फैसले में आप बराबर के भागीदार हैं। जब बंद कमरे में मंत्री परिषद की बैठक है तब आप अपना पक्ष रखिए, अगर किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है। जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकले तो यही दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं, एक टीम है, जो भी फैसला है वो सबकी सहमति से है। घर के अंदर लाख पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन दुनिया को यही दिखाया जाता है कि उनसे अच्छा कपल दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व, कि अगर आपके लड़ाई झगड़े का पता घर के बाहर किसी को लगेगा, गलती किसी की भी होगी लेकिन आलोचना दोनों की होनी। तो घर के बाहर आप घर के झगड़े नहीं दिखाइए, वो घर के अंदर रहने दीजिए, चार दीवारी में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है। गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं हो पाता, घर के झगड़े रोड पे आ जाते हैं। तो आप शामिल भी हैं
उन निर्णयों में बराबर के भागीदार भी हैं और आलोचना भी कर रहे हैं आप। ये काम विपक्ष का है, ये काम सरकार में बैठे लोगों का नहीं है कि वो सरकार के फैसलों की आलोचना करें। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं होता। अब वो एक पार्टी में भी, आजकल कलयुग है तो कुछ भी हो सकता है। तो कलयुग में तो अब एक पार्टी में भी चलता है, वैसे गठबंधन में ज्यादा होता है ऐसा। अगला देखिए, न्यायिक सक्रियता, थोड़ा सा कल हमने बात की है। कल देखिए एक ये पॉइंट लिखा था कि न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी, उसकी सक्रियता बढ़ी, और इसको भी हमने लोक संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव से भटकाव माना। संसदीय लोकतंत्र क्या कह रहा है? तीनों के बीच में चेक एंड बैलेंस, संतुलन, और यहाँ एक अंग दूसरे से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उस पर हावी हो रहा है। फिर हम मूल पद से भटक रहे हैं। और देखिए, वही बात आ गई, विभिन्न अंगों के बीच में टकराव। जब एक अंग दूसरे से शक्तिशाली होगा, स्वाभाविक सी बात है टकराव होगा। विधायिका न्यायपालिका का टकराव हम बात कर रहे थे, पर्पज, कारण यही था कि कभी न्यायपालिका ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, कभी विधायिका ताकतवर होने की कोशिश कर रही है, आपस के टकराव हो रहे हैं। हमने समन्वय की कल्पना की है, ना कि टकराव की। और अगर टकराव हो रहा है, मतलब फिर जो हमारी मूल सोच थी, हम उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले जहां भारत में हम देखते हैं कि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, हम उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाए हैं। उसी को हमने विपथगमन की संज्ञा दी है। लिखे, हाँ। हाँ, कह सकती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं, उससे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी अब निरपेक्ष हो, तटस्थ हो के अपनी भूमिका निभाए। नहीं मिल रही है देखने को, बिल्कुल कह सकते हैं। लिखिए, लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बताया कि राजनीतिक दलों में, एक में राजनीतिक दलों में व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ रहा है, और आजकल चुनाव व्यक्तियों के नाम पे लड़े जा रहे हैं। पहले ही पीएम सीएम पद के उम्मीदवार बता दिए जाते हैं। तो ये संसदीय लोकतंत्र का सिस्टम नहीं है ये। लिखिए अब, हेडिंग दीजिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र से विपथगमन, और लिखिए उसमें, संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। संसदीय शासन का स्वरूप तथा विशेषताएं भी वहीं विकसित हुई। लेकिन भारत में संसदीय लोकतंत्र की मौलिक विशेषताओं से कई बार विचलन की स्थिति देखने को मिलती है।
इसे संसदीय लोकतंत्र से विपथगमन कहा जाता है। जैसे अब कुछ पॉइंट लिखें। पहला, राष्ट्रपति को नाम मात्र के कार्यपालक की भूमिका निभानी है। लेकिन समय समय पर भारत में राष्ट्रपति की सक्रियता देखने को मिलती रही है। दूसरा, मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक की भूमिका में होते हैं। लेकिन बहुदलीय सरकार में संचालन समिति जैसी संस्थाएं इनके ऊपर हावी होने लगती हैं। अगला, कई बार योजना आयोग ने सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में नीति आयोग के ऊपर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगला, बहुदलीय सरकार में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर मंत्रियों के चयन तथा विभागों के बंटवारे को लेकर
अनावश्यक राजनीतिक दबाव देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी शक्तियों में कमी आती है। अगला, भारत में मंत्री बनने के लिए 6 महीने की छूट का प्रावधान किया गया है। और समय समय पर उसका दुरुपयोग भी देखने को मिला है। अगला, बहुदलीय सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करना भी कठिन हो जाता है। तथा सरकार में शामिल दल ही सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते हैं। अगला, न्यायपालिका न्यायपालिका की सक्रियता शक्ति संतुलन के सिद्धांत को चोट पहुंचाती है। तथा सरकार के एक अंग का किसी दूसरे अंग से ज्यादा शक्तिशाली होना विभिन्न अंगों के बीच में आपसी टकराव का भी कारण बन जाता है।
अगला, वर्तमान समय में भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों में व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ता जा रहा है। तथा आजकल चुनाव विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष के चेहरे के आधार पर लड़े जा रहे हैं। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव बाद में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले कर दी जाती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए इस प्रकार, समय समय पर भारत में कई ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं, जिन्हें संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में संसदीय लोकतंत्र निरंतर विकास कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जहां मूल भाव से भटकाव, जैसे मैंने बात की 6 महीने की छूट का प्रावधान। एक बार ऐसा भी हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था कि ऐसे व्यक्ति, जयललिता मुख्यमंत्री बनी थी और वो चुनाव ही नहीं लड़ सकती थी, तो 6 महीने की छूट के बड़े मिसयूज हुए हैं अलग अलग तरह के।
कोई भी व्यक्ति, मैंने बताया कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने तक, सदस्यता लेनी होती है। 2001 की बात है, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी और उनके चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगी हुई थी। मतलब ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन गया जो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगाई थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसी हुई थी वो। 6 महीने बाद पद छोड़ना पड़ा। तो एक तो मैंने बताया कि 6 महीने की छूट देके ही हमने कुछ व्यवस्था को बदला, और फिर उसके बड़े पैमाने पर मिसयूज भी देखने को मिले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की यात्रा पे गए, और हमेशा आप देखते हैं कि वहाँ वो प्रवासी भारतीयों के समुदाय को जरूर संबोधित करते हैं। अमेरिका में जब उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ, तो व्हाट्सएप पे उन दिनों एक जोक बड़ा पॉपुलर था। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी से कहते हुए दिखाया गया था कि मैडम, प्रधानमंत्री तो ये होता है, जो आपने मुझे बनाया था वो क्या था। तो इस तरह के बड़े किस्से चर्चित रहे हैं कि जिस शासन व्यवस्था का नाम है प्रधानमंत्री शासन, उसमें प्रधानमंत्री की हालत इतनी दयनीय हो जाए कि वो पूछे कि जो मुझे बनाया था वो क्या था, प्रधानमंत्री तो ये होता है। ए राजा का नाम सुना होगा आपने, दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोप लगे थे और उन्हें उनके पद से हटाने के लिए दबाव पड़े सरकार के ऊपर। तो फिर हिंदुस्तान अखबार में एक कार्टून छपा जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये कहते हुए दिखाया गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं केवल प्रधानमंत्री हूं। मतलब हमने ऐसे दौर देखे हैं अपने देश में कि जब प्रधानमंत्री एक भ्रष्टाचारी मंत्री को पद से हटाने के लिए इतना असहाय हो जाए कि उसे कहना पड़े कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं केवल प्रधानमंत्री हूं। जिस शासन व्यवस्था का नाम है प्रधानमंत्री शासन, उसमें प्रधानमंत्री की इतनी दयनीय हालत को देख के ब्रिटेन वाले भी रोते होंगे कि हमने किस सिस्टम को पैदा किया और किसके हाथ में दे दिया। तो जो कहावत है कि बंदर क्या जाने, तो हम लोगों के देश में तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल वही स्थिति है कि बंदर क्या जाने वाली, कि किसके हाथ में क्या सिस्टम दे दिया है। तो कहा जाता है कि सिस्टम अच्छे बुरे नहीं होते हैं, उनको चलाने वाले तय करते हैं कि सिस्टम कैसा होगा। वही सिस्टम ब्रिटेन में 300 साल से इतना बढ़िया चल रहा है, और वही सिस्टम हमारे देश में 75 साल में ही ऐसा लगता है कि। तो संसदीय लोकतंत्र से जब मूल पथ से हम भटके हैं, तो उसको विपथगमन कहा गया है। आज यहीं रोक रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास। तो मेरी क्लास ट्यूसडे को होगी, बाकी जो आपका जैसे शेड्यूल रहेगा वो आपको पता लगेगा। तो यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।